जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हमने स्टार्ट की थी रिवीजन बेसिक लेवल के ऊपर और कुछ जर्नल एंट्रीज़ हम देख रहे थे कि कम्प्रीहेंसिवली जर्नल एंट्रीज़ हमारे पास हमें रिवाइज़ हो जाएं, जो कि आपके मुख्तलिफ़ चैप्टर से बिलोंग करती है। मेजरली चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग कर रही हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेपर में भी आ जाती होती हैं, जैसे हमने कल एक्सेप्शंस डिस्कस की थी। कुछ कैश विदड्रॉन फॉर बिज़नेस फ्रॉम बैंक, हमने कैश विदड्रॉ किया। जब हमने कैश विदड्रॉ किया हमारे पास कैश आ गया और बैंक से पैसे निकल गए, तो कैश बिज़नेस का अप हो गया। कैश एक एसेट अप हो तो डेबिट हो जाता है, और बैंक से पैसे निकल गए, बैंक एक एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट हो जाता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, सादी सी एंट्री है। अब इसके उलट हो गया, जो पहली ट्रांजैक्शन थी। अब हमारे पास से कैश डाउन हो गया, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट हो जाता है, और बैंक में पैसा आ गया, बैंक अप हो तो डेबिट हो जाता है। बैंक चार्जेस आपने पे कर दिए 450 फॉर मेकिंग द पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। क्या आपको पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट का पता है? नहीं पता? अच्छा, चलें बता देता हूँ थोड़ा सा। पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? चेक का पता है? चेक की मुख्तलिफ टाइप्स का पता है? नहीं पता? अच्छा जी, एक होता है छोटा सा चेक जिसके ऊपर कैश लिखा होता है और ₹1 लिखे होते हैं जस्ट, इसको बोलते हैं बियरर चेक। जो भी बंदा लेकर चला जाएगा इन कैश हो जाएगा। एक दूसरा चेक होता है, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है और यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है वसीम अकरम। अब जिसका नाम वसीम अकरम है वो अपने अकाउंट में जमा करवा सकता है। क्या हो सकता है जी? अकाउंट में जमा करा सकता है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। ये बियरर चेक से थोड़ा सा सिक्योर होता है। इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए हो तो हम बनवाते हैं बैंक के पास, जिसने पैसे देने हैं वो जाके कहेगा वसीम अकरम के नाम का चेक हो जाए, लेकिन ये चेक हो इसके अगेंस्ट एक CNIC कार्ड नंबर भी इसके बैक एंड पर लिखा जाता है, और ये वाला चेक बैंकर का चेक होता है। मसलन MCB का चेक होगा, जिस भी बंदे ने मुझे पैसे देने हैं वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को पैसे मेरे नाम के जमा करवा देगा। अब ये पैसे मुझे मिल ही जाएंगे, ये कोई और दूसरा वसीम अकरम जमा नहीं करवा सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसका होगा? मेरे पास ही। अदरवाइज़ ये वाला चेक जो है, क्रॉस चेक जो है, ये वो वाला वसीम अकरम भी जमा करवा सकता है और मैं भी जमा करवा सकता हूँ। ठीक, तो ये मोस्ट सिक्योर चीज़ है। और बैंक वालों से जब हमने बैंक करवाना है तो इसके कुछ सर्विस चार्जेस लेता है थोड़े बहुत, तो इसको बैंकर चेक बोल सकते हैं, इसको पे ऑर्डर बोला जाता है, इसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोला जाता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है जी। तो ये बनवाया है, इसके अगेंस्ट बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, और बैंक जो चार्जेस लेता है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। बैंक चार्जेस एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, और बैंक से पैसा हमारा निकल गया तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कलेक्शन मेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय डेटर, डेटर से डायरेक्टली कलेक्शन हो गई हमारे बैंक में,
या फिर हम कह सकते हैं हमारे डेटर ने, हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी। अब बैंक में पैसा आ गया, लेकिन आया हमारे डेटर से। अब पैसा लेने वाला क्या हो गया? कम हो गया। एसेट कम हो तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इतने असूल तो आते हैं ना। एक्रूअल का मतलब पता है? एक्रूअल का जस्ट मतलब पता है? एक्रूअल का मतलब होता है बाद में। उधार, आपने परचेजेस की थी उधार पे, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट किया था। आपने उधार पर सेल की थी तो डेटर डेबिट और क्रेडिटर, और डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट की थी। ये हो गई उधार की परचेजेस और उधार की सेल। क्या उधार के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर भी हो सकता है? मसलन हम यहाँ पर ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाएं, रिपेयरिंग कोई करवाएं और उसके पैसे अभी ना दें। हम कहें कि जनाब काम तो आपसे करवा लिया है लेकिन इसके पैसे आपको देंगे 15 दिन बाद, तो ये हो गया एक्रूअल, बाद में। इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन भी एक्रूअल ही एक हिसाब से है, उधार की कहानी है। लेकिन जो एक्सपेंस का उधार का काम होता है उसको एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस बोलते हैं। बात समझ लग गई थी? तो ये भी उधार ही है, नथिंग एल्स। उधार एक्सपेंस का। शॉप यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बट नॉट पेड, हमने सर्विसेज ले लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं किया, तो अब एक्सपेंस हो गया और हमने इसके पैसे देने हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। क्या हो जाएगी जी? एक्सपेंस हो गया, ये वाले पैसे बाद में देने हैं, तो ये जनरल एंट्री मैंने लिख दी है, एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। और जब इसकी पेमेंट होगी तो फिर क्या होगा? अगले महीने में जाके 10 तारीख को पेमेंट हो रही है, ये एक महीना अक्टूबर का ख़त्म हो गया, नवंबर में पेमेंट हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? नवंबर के अंदर लायबिलिटी, जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या होता है? क्या एंट्री पास करते हैं? क्रेडिटर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, यही करते हैं। अब भी वही वाली एंट्री करनी है, जस्ट नाम चेंज हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। लायबिलिटी का नाम चेंज होगा, लॉजिक चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया? और बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, मैंने रिवीजन करवानी है और मैंने घोड़े दौड़ा के करवानी है, ठीक है? यू शुड बी रेस्पॉन्सिव। नहीं समझ लगी तो बताएं, फौरी तौर पर दोबारा से रिपीट करके समझा दूंगा। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं जी? सब सुन गया। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने पेपर देना है, मेरा दोस्त पीपल जी, बेटा आपने पेपर देना ना। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? पैसे लेते हैं या कहीं पे जमा करवाते हैं कोई? ठीक है, हमने बैंक में पैसा रख लिया है, कल को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हराम चीज़ मिलेगी, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना? लेकिन जो हकीकत है अकाउंटिंग की वो बयान करनी पड़ेगी। रखवाना नहीं है आपने, इंटरेस्ट लेना नहीं है, जस्ट एक बात है। बिजनेस के पास पैसा इजाफी पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? उसे क्या करेगा? मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर सकता है। वो शेयर्स का नाम सुना हुआ है जी? स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज, शुक्र है ये तो सुना हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, उनके हम जाके वो शेयर्स ख़रीद सकते हैं। कल को हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा? कुछ अर्निंग जो वो कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा हमें भी दे देंगे। डन? जो वो कमाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, जो कंपनीज़ हैं जो कमाएंगे और वो जो कुछ हिस्सा हमें देंगे, उसका नाम होता है डिविडेंड। क्या होता है जी? डिविडेंड। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर जो हमें अर्निंग होगी उसे बोलेंगे डिविडेंड इनकम। और अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक के अंदर पैसा रखवा दिया, वहाँ से हमें मिलेगी कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। कल एक चीज़ मिसाल दी थी अदर इनकम की,
तो ये डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम क्या हमारी कोर एक्टिविटी है? तो फिर ये कौन सी हो गई? अदर इनकम हो जाएगी। पास में लग गई? ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी? अदर इनकम में जाएगी। होंदा रहे, हमने तो हमें क्या, हमने तो उसके साथ डीलिंग कर लिया कि उसने हमें इतना इंटरेस्ट देना है, वो बैंक जाने उसका लॉस जाने, हमें तो उसने इंटरेस्ट के पैसे देने हैं। ठीक, फिक्स होता है वो। डिविडेंड फ्लक्चुएट कर सकता है, इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है? फिक्स होता है, वो पहले से एग्री हुआ होता है। इन्वेस्टेड 3,50,000 इन डिफरेंट कंपनीज शेयर्स, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर में स्टॉक एक्सचेंज में आपने क्या कर लिया है? इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी? अच्छा चलें, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कल को ये वाला पैसा वापस लेना है या नहीं लेना? हर किस्म का रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? एक अदद एसेट होगी। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या हो जाएगा? एसेट्स। नाम आपने एसेट का कोई ना कोई रखना होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके ऊपर क्या मिलना है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मिली 3200 रुपया। अब बैंक में पैसा आ गया, बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और ये किस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी? अदर इनकम में। एक नया सेविंग अकाउंट खुलवाया और 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया बैंक अकाउंट से। ये बताएं कितने किस्म के बैंक अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट और मेजरली ये दो ही होते हैं। और कौन सा है? बोले ना। डिफॉल्ट अकाउंट केड़ा होता है? वो तो डिफॉल्टर हो गया ना। हम आसान काम करते हैं, दो अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट जिससे क्या मिलना है आपको बाद में पैसे मिलने हैं, इनकम जनरेट होनी है, और एक करंट अकाउंट है जिसमें कुछ पैसा हासिल नहीं होना। ठीक है जी। हमने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया और हमने कहा कि सेविंग अकाउंट में पैसा आ गया है और दूसरे करंट अकाउंट से पैसा निकल गया है। एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, तो एक बैंक बढ़ जाएगा, दूसरा बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्नड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लें जी, मुश्किल एंट्री आगे छुपा देनी चाहिए, बहुत मुश्किल एंट्री है, रिवीजन वालों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है, जिन्होंने इस अटेम्प्ट में पेपर देना है। बाकियों को भी अच्छी समझ लगनी चाहिए। अ मशीन वाज रेंटेड आउट टू जी ट्रेडर ऑन 31 अक्टूबर। एक मशीन दी गई है, रेंट आउट की गई है, कब? 31 अक्टूबर। एनुअल रेंट 1,20,000 है, रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में पैसे आ गए, होता है या नहीं होता? पैसे इन एडवांस में आ गए। प्री पेमेंट, एडवांस में पैसे आए हैं, क्या आए हैं? एडवांस में पैसे आए हैं, उसको प्री पेमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्री पेमेंट का वर्ड एक्सपेंस के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? इनकम के साथ कुछ और होता है। प्री, हाँ जी बच्चे, आपने पेपर देना है? हाँ हाँ, हाँ जी, क्यों बच्चा? पता है तो लेकिन याद नहीं आ रहा। अगर पैसे एडवांस में आ जाएं, इसको बोलते हैं इनकम इन एडवांस। क्या बोलते हैं? आसान अल्फाज में आसान नाम है इनकम इन एडवांस। इसको दूसरा नाम है अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई है। बात समझ लग गई है? इनकम इन एडवांस, अनअर्न्ड
इनकम। और तुम दूसरे दोस्तों को नहीं लेकर आए, और बच्चों दूसरे साथियों को नहीं लेकर आए। पता नहीं कितनी दुनिया ऐसी बेचारी होगी जिसको चीजें नहीं पता होंगी। क्या नहीं, बाकी फैसलाबाद में बंदे खत्म हो गए हैं। हाँ तो लेकर आओ ना, ताकि कुछ और बाकियों का भी भला हो जाए। अगर हम फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं तो बाकियों का भला भी तो हो जाए ना। अच्छा जी, यहां तक की एंट्री क्या होगी जी? यहां तक की जेन्युइन एंट्री क्या होनी चाहिए है? कैश आ गया है, मैंने कहा था आधी एंट्री आपको आती है। क्या है? आधी एंट्री आती होगी। दूसरी एंट्री के बारे में क्या करना होगा? सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा है, सही बोल रही है बेटी। कैश बढ़ गया है आपका, कैश बढ़े तो डेबिट हो गया, और एक अदद अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस, ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और क्या कल को अगर बंदा जिसने पैसे दिए हैं, जिसने पैसे दिए हैं, वो कहेगा जी मुझे नहीं समझ लगी मशीन की, ये मशीन वापस लें और मेरे पैसे वापस दें, क्या मैंने ये पैसे वापस देने होंगे? वो एग्रीमेंट पे तो करता है। मैंने एक सिनेरियो आपके सामने रख दिया है बेटा, उस सिनेरियो को समझें। क्या एक महीने बाद, एक महीना उसने यूज़ किया, और क्या फिर मेरा हक सिर्फ एक महीने के पैसे रखना बनता है या 12 के 12 महीने के? तो 11 महीने के पैसे वापस करूंगा। और अगर उसने एडवांस में पैसे दिए हैं और अगले दिन ही आ जाता है कि नहीं जी जनाब एक मशीन तो ये आपकी ठीक है ही नहीं, ख़राब मशीन दे दी है, ये तो काम करती नहीं है, तो क्या हमें मशीन वापस लेके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे? तो फिर ये क्या चीज़ बनी? हर किस्म का पेएबल क्या है? लायबिलिटी है। तो ये आपकी क्या बनेगी? एक अदद लायबिलिटी बनेगी। ये इसकी जेन्युइन एंट्री है, ये होनी चाहिए थी। अब अगली कहानी समझनी होती है कि अकाउंटेंट ने क्या कर दिया। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द होल रेंट इन इनकम ऑन 31 अक्टूबर। ये रेंटल इनकम कितने महीनों की बनती थी? कौन कौन से? अक्टूबर या नवंबर से शुरू होगा? 31 अक्टूबर को लिया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस काफ़ी है। अक्टूबर पे साल एंड हो जाएगा। हर महीने के कितने पैसे हुए? 10-10 हज़ार, ऐसे ही है। उस शहजादे बंदे ने क्या किया है? सारी की सारी इनकम कहाँ पर लिख दी है? एक ही महीने में लिख दिया है। क्या सही लिखी या गलत? क्या करें फिर? सही करें, करेक्ट करें। बड़ा आसान सा काम है गलतियों को ठीक करना। नहीं, अकाउंटिंग की गलती को ठीक करना बहुत ही आसान काम है। अकाउंटिंग के अंदर कितनी चीजें हैं? दो ही है बेचारी अकाउंटिंग के अंदर चीजें, एक डेबिट और एक क्रेडिट। खब्बा डेबिट ते सज्जा, बस ये दो चीजें हैं। ठीक। अब सोचना ये है कि अकाउंटेंट ने क्या कर दिया रॉन्ग? क्या उसने कैश को डेबिट कर दिया और इनकम को क्रेडिट कर दिया है? बोलें जी। अब ठीक करना है इसको। क्या करना है? अगर ठीक करना है तो कैसे करेंगे? ये गाली गलत एंट्री पास कर दी है,
बड़ा आसान सा तरीका है। जो गलत हो गया उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, मसलन अगर डेबिट गलत हो गया तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और अगर क्रेडिट गलत हो गया तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। बात क्लियर हो गई। ठीक करने के लिए क्या करना है, गलत को रिवर्स करना है। और दूसरी चीज, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। ये बहुत आसान सा कुलिया है, किसको करने को, ठीक, अकाउंटिंग की गलती को ठीक करने का आसान सा कुलिया है, जो आपको ITA में भी काम देगा, FAR 1 में भी काम देगा, FAR 2 में भी काम देगा, और फिर जाके CFAB में भी काम देगा। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है गलतियों के अंदर, गलतियों को करके ठीक करवाना। बात क्लियर हो गई। तो रूल क्या है जी, गलत को रिवर्स कर दो और सही वाले को रिकॉर्ड कर दो। अभी हम सही करेंगे, उसके बाद मैं क्यूरीज लूंगा। क्या चीज गलत हुई है, पढ़ा जा रहा है ना, नहीं? ये इनकम क्या रिकॉर्ड नहीं हुई और गलत रिकॉर्ड हो गई है? बोलें जी, कैश रिकॉर्ड होना चाहिए था, और बोले कैश रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये है कैश, क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्या रिकॉर्ड हो गया, मीन्स ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, इसमें मसला नहीं है। मसला किस में है, दूसरे हिस्से में। तो इस दूसरे हिस्से में इनकम क्या गलत रिकॉर्ड हो गई है, तो बोलो ना। अगर गलत हो गई है तो रिवर्स होना चाहिए है। गलती क्या की है, इनकम को क्रेडिट कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इनकम को क्या कर दो, डेबिट कर दो। सही करने के लिए क्या कर दो, इनकम को डेबिट कर दो। और क्या ये वाली अनअर्न्ड इनकम, कौन सी इनकम, अनअर्न्ड, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई है, हमारी लायबिलिटी है, क्या ये वाली इनकम रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई? नहीं। बोलें जी, नहीं हुई। तो क्या होनी चाहिए थी, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो सही को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। अनअर्न्ड इनकम, ये है लायबिलिटी, और इसको हमने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। इनकम डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। समझ लग गई जी बेटा? नहीं लगी? एक्सपेंस लायबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट है। लायबिलिटी की नेचर क्या है? तो बढ़ानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा या डेबिट करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने भी क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी की नेचर क्या है, बोलो बेटा जल्दी। लायबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो फिर अगर आपने लायबिलिटी लिखनी होगी तो आप लायबिलिटी क्रेडिट करोगे ना, उस अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया आपके सामने। इनकम की नेचर क्या है, इनकम की नेचर क्रेडिट है। अब गलत अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा तो वो ठीक कैसे होगी, डेबिट करके। ये देखें, ये टी अकाउंट अगर मैं बना दूं और मैंने कहा कि ये मेरी इनकम है, ये गलत लिखी गई है, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, 120 से इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ये क्रेडिट और डेबिट लड़ के आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। ये सफ़ा 80 से क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अब बात समझ लग गई, ठीक।
तो इनकम गलत हो गई है तो इनकम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वो सफ़ा 80 से मिट जाएगी। तो जोन सा भी चीज़ गलत हो गई है उसको जब रिवर्स कर दोगे तो सफ़ा 80 से क्या हो जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा। अब बात क्लियर है? वो अगली कहानी है। अभी तो मैंने पहली गलत एंट्री को ठीक किया है। क्या किया है? पहली गलत एंट्री को जो कर दी थी अकाउंटेंट ने, मैंने तो उसको ठीक किया है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। मैंने कहा मुश्किल एंट्री है। क्या है? वन ऑफ द टफेस्ट एंट्री, मुश्किल तरीन एंट्री में से है। अब चूंकि रिवीजन करवानी है और कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद ये चीज़ अभी नहीं पढ़ी हुई, तो वो समझ लें बस। ये लें जी, अगली कहानी। ये हमें कुछ नोट दिया हुआ है। बिजनेस नीड्स टू राइट इनकम एज वेल एक्सपेंस ऑन मंथली बेसिस। हर महीने उसने लिखना होता है एक्सपेंस और इनकम को। अब अगर मैंने मशीन रेंट आउट की है, तो क्या एक महीना गुजरने पर ये मेरी अनअर्न्ड इनकम जनरली अर्नड में तब्दील हो जाएगी या नहीं होगी? बोलें जी। अब तो उसने वो यूज़ कर ली ना मशीन, अगले बंदे जिसको मशीन दी थी उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब वो वाले पैसे मेरे एक महीने के पैसे क्या बनते हैं, मेरी इनकम बनते हैं। अब एक महीना गुजरने के बाद मेरे पास अगर वो भाई आता है और कहता है कि जी मुझे मेरे पैसे दे दें, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई एक महीने के पैसे, एक महीने की चीज़ यूज़ कर लिए तो एक महीने के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कितने महीनों के पैसे मिलेंगे वापस? 11 महीने। तो इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है, और मेरी इनकम आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, बढ़ेगी। हर महीने यूज़ हो जाएगा तो मेरी इनकम क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी मेरी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो अब वो वाला काम करना है हमने। क्या करना है? वो वाला काम करना है कि इनकम को रिकॉर्ड करना है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। 31 अक्टूबर की ये वाली कहानी समझ लग गई। अब इनकम इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम डेबिट कर देंगे, अपनी लायबिलिटी को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, और रेंटल इनकम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, जितनी एक महीने की बनती है। आपने ये एक चीज़ बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाली हिस्से को? कभी ये ऐसे बनाया आपने? ऐसे नहीं, कभी ABC ऐसे नहीं लिखी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्यों बच्चों? नहीं, कभी नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, मर्जी है, सोचा ही नहीं। इस बेचारी चीज़ को बोलते हैं टाइम लाइन। क्या बोलते हैं? टाइम लाइन। और आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले मसाइल रिजॉल्व हो जाते हैं टाइम लाइन के ज़रिए। टोटल कितने पैसे लिए थे? 120, 1,20,000। एक महीने के कितने बनेंगे? 10। तो हर महीने 10 की लायबिलिटी कम होगी और 10 की इनकम बढ़ जाएगी। क्लियर? ये इनकम वाली ये वाली एंट्री 30 नवंबर को भी होगी, 31 दिसंबर को भी होगी। लायबिलिटी कम, इनकम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर। क्लियर हो गया बच्चों? जिन्होंने पेपर देना है ख़ास तौर पे, बाकियों की खैर है ना, इधर भी देना है? चलो, नहीं हमने तो देना ही नहीं है, बस फ्यूचर में भी नहीं देना। बेटा मेरी तो दुआएं सबके साथ हैं, कुछ दबा भी करनी है, कुछ पढ़ना भी है। CA करने के लिए एक मोटा सा रूल, मोटा सा असूल ये है कि जी जो सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लासेस लेने के बाद उसे 3 घंटे पढ़ लो डेली बेसिस पे।
ओ ये पीआरसी है, पीआरसी में 2 घंटे भी चल जाएंगे। आगे जाके कैफ के अंदर एक सब्जेक्ट अगर पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो एक रूल बना लें कि आपने रेगुलर स्टडी करनी है, डेली बेसिस पर करनी है और हर सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ना है। अगर आराम से पेपर पास करना चाहते हैं सुकून से, अगर आराम से तो फिर तो सीए के अंदर तो बंदा फेल होता ही रहता है, यूज्ड टू हो जाएंगे फिर। ठीक, मैंने कहा शायद कुछ और कह रहे हैं। लें जी एक और मुश्किल एंट्री, एक और डिफिकल्ट एंट्री, ये भी डिफिकल्ट थी और ये भी क्या थी, एडवांस का लफ्ज का पता है बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है। पहले किस चीज की बात की थी? इनकम इन एडवांस की बात की थी। पैसे आने थे, रेंटल इनकम से रिलेट करते थे। अब आपका आ गई कहानी, एडवांस ऑफ 1,90,000 रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। Remaining balance would be paid at the time of receipt of the vehicle। चलें जी, अब मुझे बताएं व्हीकल कितने की होगी? 190 40% है टोटल जो है ना पे करनी है। जी, क्या लिखूं बताएं, लिखवाएं मुझे। 190 क्या करूं आगे? मल्टीप्लाई बाय 40% करूं? पक्का? मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं? मल्टीप्लाई बाय 100 आगे? डिवाइडेड 40। बिल्कुल सही कहा है, ये आप सही से जवाब आया है। आप सही आंसर आया है। एक शॉर्टकट है, वो ये है कि जोन सी आपके पास गिवन अमाउंट हो उसको डिवाइड कर दो उसकी परसेंटेज से, गिवन अमाउंट की परसेंटेज से डिवाइड कर दो तो आप 100% पर पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रॉस अप करना। क्या करना? ग्रॉस अप करना। गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, तो आप 100% वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। हमें 190 गिवन था, ये 40% को रिप्रेजेंट करता था, तो ये हो गया 475। व्हीकल कितने की थी? 4,75,000 की। जब एडवांस दिया होगा तो तब क्या एंट्री होगी? अब हमने एडवांस दिया हुआ है, पेमेंट मेड है, हमने की हुई है, पेमेंट इन एडवांस, डेबिट, बैंक क्रेडिट। चलें बिल्कुल ठीक है, आप नाम जो मर्जी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? एडवांस फॉर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये 190 की हो जाएगी पेमेंट, और हमने एक अकाउंट यूज किया जिसका नाम क्या है? एडवांस फॉर व्हीकल। जब व्हीकल आएगी तब क्या करना है? 30 नवंबर को व्हीकल क्या हुई है? आई है। कब आई है? 30 नवंबर। तो व्हीकल कितने की है? 4,75,000 आ गई। एसेट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एसेट बढ़े तो क्या करोगे?
डेबिट। तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 4,75,000 से। अब यहां पर लिखा हुआ था कि बाकी की पेमेंट कब होगी, जब व्हीकल आएगी। इसका मतलब है आज इस तारीख पर 30 नवंबर पर बाकी की पेमेंट करनी है। लेकिन यहां पर कहानी अगली लिखी हुई है, द बैलेंस अमाउंट इज स्टिल पे आउटस्टैंडिंग। हमने बाकी की अमाउंट पे नहीं की, करनी थी लेकिन नहीं की। एग्रीमेंट था लेकिन व्हीकल आ गई, हमने बाकी के पैसे उस तारीख को नहीं दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पेएबल हो जाएगा, वो लायबिलिटी बन जाएगी। अब आपके पास चीज़ आ गई है, बाकी के पैसे आपने देने हैं। ये जो एडवांस दिया था ये आपका एक अदद एसेट होगा। एडवांस आपने एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट किया था 190 का। जब व्हीकल आई तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये वाला एडवांस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब क्रेडिट करेंगे आप एडवांस फॉर व्हीकल 190 से, और बाकी की अमाउंट जो 60% है वो क्या है, पेएबल है, वो आपकी एक अदद लायबिलिटी है। पेएबल फॉर व्हीकल, नाम जो मर्जी लिख लें, ये क्या है, लायबिलिटी है। अगली कहानी, कितनी लायबिलिटी बनी है बच्चों, पक्की बात है 285। ये उसने कहा, अगली कहानी कही 70% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ व्हीकल इज पेड। कितने पैसे देने थे, 2,85,000। 285 का 70% आपने पे कर दिए, कितना बना, 1,99,500। कैलकुलेटर में शॉर्ट करके काम करना भी आता है कि नहीं आता? किसका? तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, 3 सिफर क्या कॉमन मौजूद हैं? क्या 3 सिफर अगर मैं लिखूंगा या ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा? बोले तो 285 मैंने सिर्फ लिखा है, कितना लिखा है, 285 लिखा है मैंने, ये 3 सिफर नहीं लिखे। ये देखा जा रहा है, यस, ये 3 सिफर मैंने कैलकुलेटर पर नहीं लिखे। तो यहाँ पर क्या आंसर आया, 199.5। अब मैं जाऊँगा और 199.5 को लिखूँगा 1,99,500। काम करेंगे, आसानी हो जाएगी, समझ लग जाएगी। इसको कहते हैं 3 सिफर कॉमन लेना और बाद में 3 सिफर लिख देना, इशारिया के बाद ले जाना, आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो आपने कौन सा पेपर देने हैं, ये सिर्फ वो वाले बच्चे देखें जिन्होंने इज़ाफ़ा पेपर देने हैं, उन्हें कैलकुलेटर की टेक्निक्स भी आनी चाहिए हैं। क्लियर हो गई चीज़? अब मुझे बताएं करंट और नॉन करंट क्या होता है एसेट्स में? ऐसे एसेट्स जो 12 माह के अंदर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे वो करंट एसेट्स हैं। ठीक है। एसेट्स जो 12 माह के बाद इस्तेमाल किए जा सके वो नॉन करंट एसेट्स। इस्तेमाल किए जा सकें, बेनिफिट दें, ठीक है। 12 माह के अंदर अंदर और 12 माह के बाद अच्छा, डेटर है, क्या है, डेटर है, करंट और नॉन करंट दोनों कैसे हो सकते हैं? आपने सेल की 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022 को कब आपने सेल की, ठीक? आपने इसकी पेमेंट करनी है 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल बाद। डेट क्या बनेगी? 30 जून 2024। आप इसको करंट लिखेंगे या नॉन करंट लिखेंगे? पक्का? पक्का?
क्यों जी, पक्का? हाँ जी, इधर से 2-3 बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे जिन्होंने पेपर देना है, सिर्फ वो वाले बच्चे बताएं। जिन्होंने नहीं देना उसकी तो टेंशन ही नहीं ना। हाँ जी, इधर से थे बच्चे कुछ, तब तो हाथ रेज हुए थे। हाँ जी, बोले ना बेटा। चलें, स्टैंडर्ड क्या कहता है हमारा, चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर नंबर 9 जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, क्या? तो मैं तो करंट का ही पूछ रहा हूँ, करंट और नॉन करंट की बाइफरकेशन पूछ रहा हूँ मैंने आपको। हाँ, अब रूल करंट और नॉन करंट में करने का एक छोटा सा असूल हमारा है 12 महीने का। क्या है वो छोटा सा असूल है? जब करंट और नॉन करंट की एमसीक्यूज़ की कहानियाँ आनी हैं तो हमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी देखनी हैं उसके अंदर। वो क्या चीज़ें देखनी हैं? कौन कौन सी चीज़ें करंट एसेट हो सकती हैं अगर कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है? क्या अल्फाज हैं? कोई एक कंडीशन। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट और सेल और कंज्यूम इट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या बुला है? ये कोई असूल नहीं है, वहाँ नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज़ होती है? चीज़ें खरीदना और फिर उसे बेच देना। चीज़ें खरीदना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, फिर उसे बेच देना और उसके पैसे हासिल करना। ठीक, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। ये यहाँ पर कुछ लिखा होगा, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग। आपने चीज़ें खरीदी प्रोसेस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये रियलाइज कब होंगी? जब आप उसे बेच दोगे, बेच के उसको पैसे हासिल कर लोगे। पूरा इस साइकिल को, चक्कर को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ये 12 महीने से कम का भी हो सकता है, 12 महीने से ज़्यादा का भी हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि ऑपरेटिंग साइकिल 18 माह का है तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो 18 महीने के सर्कल में पूरी हो रही हैं, ऑपरेटिंग साइकिल में आ रही हैं, तो फिर टाइमिंग क्या हो जाएगी? 18 महीने की हो जाएगी। अगर ये 24 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है तो फिर 24 महीने की हो जाएगी। नॉर्मली ये 3-4 महीने के अंदर रूटीन में कंप्लीट हो जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। बात क्लियर हो गई? चीज़ें खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बेच देते हैं। अगली जो मिसाल मैंने आपको दी थी वो ये थी, एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। डेटर्स तो क्या थे? ट्रेडिंग में आते हैं या नहीं आते? बोलें, आते हैं कि नहीं आते? ट्रेडिंग की वजह से ही होते हैं ना डेटर्स, या किसी और वजह से हो जाते हैं? ट्रेडिंग की वजह से हो सकते हैं। लिहाजा डेटर्स को कभी उठाकर ऊपर नॉन करंट में नहीं लेकर जाना, भले 2 साल बाद पैसे मिलने हैं। ये ज़रा टेक्निकलिटीज़ हैं, ये रिवीजन वाली कहानियाँ हैं। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है दैट्स मोर देन इनफ। 12 महीने वाली कहानी बच्चों के लिए काफ़ी है। जो रिवीजन करने वाले हैं, जिन्होंने अभी पेपर देना है, उनके लिए ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? आई के अभी कौन सी बुक से उठाया है? चैप्टर नंबर 9 से। अब अभी आप चैप्टर नंबर 9 पर गए नहीं, लिहाजा इस चीज़ की उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत निश्ता। ठीक है, लिहाजा हम पढ़ते भी नहीं, अभी बाद में देखी जाएगी। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज एसेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ईयर एंड हुआ
इस चीज़ को क्या बोलते हैं जी? टाइमलाइन। आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे फ्यूचर में देखेंगे, अगर यहाँ पर अगला 1 साल ख़त्म होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर कोई पैसे रियलाइज़ होने हैं, कोई एसेट रियलाइज़ होना है, जो 12 महीने की बात की गई है, वो कहाँ पर चेक करना है? ईयर एंड पर खड़े होकर देखना है। कब? ईयर एंड पर खड़े होकर देखना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये रियलाइज हो जाएगा या नहीं। और ये करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन भी कब ज़रूरी है? साल के एंड पर ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ज़रूरी है, उससे पहले ज़रूरत हमें नहीं होती है। चलो इतनी काफ़ी है, बाकी जो बच्चे हैं ना वो पढ़ लें, जो रिवीजन वाले हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वो तो बड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी तमाम एसेट्स क्या हैं? नॉन करंट। इसको रट्टा लगाना पड़ना है। क्या लगाना पड़ना है? रट्टा लगाना पड़ना है। इसमें बस आपने डेटर्स की बात की है ना? नहीं, और इन्वेंट्री भी होती है। इन्वेंट्री 3 साल से ऐसी बिक ही नहीं रही है और आपको लग रहा है कि जी अगले साल में भी नहीं बिकेगी, इसलिए रखी हुई है बेचने के लिए। पता है कि नहीं बिकनी, क्या बिक सकती है? बिक सकती है, आपको फ्यूचर का पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए है जो चीज़ पड़ी हुई है वो क्या होगी? करंट होगी। बात क्लियर होगी बेटा? है। अब इसी तरह से लायबिलिटी के लिए भी है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो, 12 महीने के अंदर अंदर आपने पे करना हो, या ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हो, परचेजेस से रिलेटेड, पेबल, क्रेडिटर, आपने बाइंग की है, अब आप बैठ गए हैं सेठ बन के, नहीं देने पैसे, कर लो जो करना है, इरादा भी नहीं है देने का, बदमाश बन के बैठना है, दूसरे का पैसा यूज़ करना है, फिर भी क्या है, ये करंट लायबिलिटी ही रहेगी क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए है, ये नॉन करंट नहीं होती। भले आपका जो इरादा है वो ख़तरनाक है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो एग्रीमेंट किया है वो करना चाहिए। अब बच्चों इससे रिलेटेड कोशिश मैंने ये की है, अपनी जो बुक है उसके अंदर ये जो थ्योरी वाली कहानी है ना, आई कैप में तो थ्योरी के बाद एमसीक्यू कुछ नहीं है, ये थ्योरी जो है इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनाकर उसी थ्योरी के फ़ौरन बाद दे दूँ ताकि थ्योरी पढ़ें और उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज उसके फ़ौरन बाद कर लें। लेकिन एक और कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं है, मैंने आंसर जो है ना वो फ़ौरन उसके बाद रख दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इसके ऊपर रखना है स्केल। क्या रखना है? पहले से आंसर देखना नहीं। बुक है, बुक है, बुक है बेटा, बुक दिखाना ज़रा, तो रजिस्टर दिखाना। बच्चों को ना वो डेमो करके ना दिखाएं तो उन्हें नहीं पता चलता। हाँ जी, आपने एक काम करना है, ये वाला काम करना है, ठीक है। अब आपको आंसर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप, अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म में होगी बुक फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो फिर क्या होगा, फिर भी वही वाले काम नहीं करने। अगर इस अच्छा सा यूटिलाइज करना है इसको, जाओ जी, बंदा रोक सकता है भला। ले जी, आ लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है।
इफ इट इज पेड, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। कौन सा पेपर का? मॉडल पेपर जो आई कैप ने दिया हुआ है उसका 30 नंबर एमसीक्यू है। एक लायबिलिटी क्लासीफाई होती है करंट लायबिलिटी के तौर पर इफ इट इज पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स, नहीं ये तो नहीं लगता। विद इन 1 ईयर और दी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर आउट ऑफ नॉन करंट एसेट, विद इन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज शॉर्टर। अब कौन सी चीज होनी चाहिए? एमसीक्यूज करने का कुछ एक असूल भी है। आपको नहीं आता, फर्ज कर लें, वैसे भी नहीं आता, मुझे पता नहीं आता आपको, तो एमसीक्यूज करने का असूल ये है कि अपना दिमाग हाजिर नाजिर रखना है और एक्सक्लूजन्स करना शुरू कर देनी है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 2-1 तो वैसे ही निकल जाएंगी ऑप्शन। अब लड़ाई हो जाएगी 2-1 के अंदर, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर नहीं होगा अगर नहीं आता तो। लेकिन अगर 4 में बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे तो फिर तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जी गलत हिट होगा। तो अगर आप सोचें कि लायबिलिटी का पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है करंट लायबिलिटी कौन सी होगी, इफ़ इट इज़ पेड आउट ऑफ करंट एसेट कभी होता है, कभी ऐसी लॉजिक सुनी हो, तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगी कि ये तो नहीं है। आउट ऑफ नॉन करंट एसेट ये भी क्या हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें निकल गई। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के या बी लगेगा या डी लगेगा। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे और अगर सही लग गया तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ जी, मैं तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा तुक्का नहीं लगाना, अभी पढ़ लेना है 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए रोजाना, 15 घंटे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, ऑपरेटिंग साइकिल की कहानी। विद इन 1 ईयर 12 महीने में पेमेंट करनी है, ठीक, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर या विच एवर इज शॉर्टर। अभी ऑपरेटिंग साइकिल का मैंने बताया 18 महीने का भी हो सकता है, 24 महीने का भी हो सकता है। तो फिर ऑप्शन लॉन्गर वाली सही है या शॉर्टर वाली? बस कहानी खत्म। क्लियर? बात सही है, समझ लग गई ना? Which of the following is a criteria for classifying asset as current asset under IS 1? Entity expects to realize the asset within 24. कौन से वाला क्राइटेरिया है? अब एक ही एमसीक्यू हो, चीज़ें वही होंगी, एक के अंदर नोट लिखा होगा, एक के अंदर नोट नहीं लिखा होगा। एक सवाल बनेगा कि क्राइटेरिया है कौन सा, और दूसरा सवाल बनेगा कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर? तो अभी कौन सा ढूंढना है, क्राइटेरिया है या क्राइटेरिया नहीं है? है वाला। तो फिर ज़हन में आपके ये वाली 4-5 चीज़ें गर्दिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ये 4-5 चीज़ें गर्दिश करेंगी तो फिर आप आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगी तो आंसर सही नहीं होगा। ये 2-3 दफ़ा पढ़ने की बात होती है, रट्टा लगाने की बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं होती। 2-3-4 दफ़ा आप पढ़ें, 2-3-4 दफ़ा आप उसके से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करें और आसानी से क्या हो जाएगा, पेपर इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया, करंट एसेट से रिलेटेड पूछा है। एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट विद इन 24, कभी 24 मंथ्स की कभी कोई ऑप्शन पढ़ी हो आप? नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये तो नहीं है।
क्राइटेरिया ढूंढना है, रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं ढूंढना। अगर इसी में नोट बोल देता तो फिर ये सही हो जाना था। एसेट इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, एसेट हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हो, क्या ये करंट है? कोई इसकी तरह की कहानी पढ़ी हो तो ये भी क्या हो गया? नो। एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ये तो आपको पता है, तो आपने कहना है कि ये जनाब क्या है? ठीक है। एक ऑप्शन के अलावा दो भी हो सकती हैं। एसेट इज नॉन कैश, तो नॉन कैश तो शामिल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये अच्छे खासे MCQs मैंने बनाए हुए हैं, आप आराम से बैठ के रिवीजन वाले बच्चे पढ़ लेंगे। जी PDF आप रात को आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जो आपका ये फेस आइटम्स क्या चीज़ होती हैं जी? बूथे पे लिखने वाली आइटम्स क्या होती हैं? लिखने वाली। बूथे वाली किताब भी पता होगा आपको ना, वो तो हमें रोजाना पढ़नी होती है, किताब नहीं पढ़नी है। लें जी, एसेट्स में क्या है, कुछ आना है। अब ये सिर्फ रिवीजन वाले सुने, बाकी को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर सुनेंगे तो काम गड़बड़ होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक। FAR 1 की चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको रट्टा लगाना है कि फेस के ऊपर क्या क्या कुछ लिखा जाना होता है। स्टडी टेक्स्ट में लिख दिया हुआ है, रट्टा लगाना पड़ेगा। जो सी चीज़ अभी है नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है मुझे उसको समझाने का। इंशाल्लाह R1 में मैं समझाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड। इनटेंजिबल एसेट थोड़ा सा पता है आपको कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, इस तरह की बातें आपने पढ़ी हुई हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट क्या होता है जी? I2B में थोड़ा बहुत पढ़ा हो शायद आपने। एसोसिएट पार्टनरशिप कह लो बस, ठीक है, सुकून है। बायोलॉजिकल एसेट, गाय, भैंसे, भेड़ बकरियां, खेती खलिहान। बायोलॉजिकल एसेट क्या होते हैं? गाय, भैंसे, भेड़ बकरियां, खेती खलिहान। इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस ये नाम रट्टा लगाने हैं, कुछ आपको पहले से पता है, कुछ के नाम याद करने पड़ेंगे। लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल, प्रोविजंस, ये प्रोविजंस क्या होती हैं जी? एस्टिमेटेड बेसिस पर कोई लायबिलिटी बुक करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। नहीं, एक्सपेंस से लिंक होता है। अभी हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो प्रोविजंस आपको नाम बस याद रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, लोन्स, लोन्स वगैरह, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है या शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो बैंक को पैसे देने होते हैं, उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बोल लेते हैं। करंट टैक्स की लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये वाली चीज़ कहानी जो है ना, ये बहुत बात की है, FAR 2 लेवल की है, पता नहीं क्यों लिख दी हुई है इन्होंने यहाँ पर, तब पढ़ाऊँगा। नाम बस सिर्फ रिवीजन वालों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी ज़रूरत भी उन्हें नहीं है इस चीज़ की टेंशन लेने। इक्विटी, इशूड कैपिटल एंड रिजर्व्स attributable to the owners of the entity, term owners refer to the equity holders। एडिशनल लाइन आइटम्स कौन सी होती हैं जी? अगर आपको ऐसा लगे कि ये हमने कुछ ज़रा डिटेल में बताना है तो आप उसकी लाइंस आइटम्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये ऊपर जो लिस्ट है यहीं तक ही रखनी है। क्लियर है? एडिशनल लाइन आइटम्स या तो आपको
फेस के ऊपर बताना है या में बताना है? 5 कंपोनेंट पढ़े, कौन कौन से? 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स, नॉट एलिमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो या तो आपको फेस के ऊपर बताना है या डिटेल नोट्स में बतानी है। ये कुछ एग्जांपल हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज हैं उसी से रिलेटेड। जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, SOCI, इसमें क्या कुछ आता है बच्चों? सेल आती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इससे बनता है ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, क्या बनता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा जी, ले जी, ऐड अदर इनकम। ये तो मसला नहीं है कि जी पहले ऐड करनी है बाद में वाली ऐड करनी है। ये आपके आ गया नेट प्रॉफिट। यहाँ तक स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद एक और स्टेटमेंट होती है जिसको बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसको शॉर्ट में हम OCI लिख देते हैं। बस इसका नाम आपने याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। लिस्ट ऑफ अदर गेन्स एंड लॉसेस दैट हैव अरिजन इन द पीरियड। तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हटकर कुछ और चीज़ें भी आती हैं जो कि हम FAR 1 में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ क्या करना है, ये याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और 2 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। 2 स्टेटमेंट्स होंगी तो 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी। फेस आइटम्स में रेवेन्यू आना चाहिए लाजमी। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है जी? इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह। टैक्स का कोई एक्सपेंस अगर हो तो वो लाजमी आना है। नहीं बेटा, फाइनेंस कॉस्ट में बस 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है बैंक चार्जेस, बैंक से रिलेटेड कहानियाँ, या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये मेजरली 2 चीज़ें आती हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम लिखना है और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखना है। ये फेस के ऊपर लिखना है, मिनिमम फेस आइटम्स हैं, ये दोनों मिला लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगी एक अदद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी पेपर देने जा रहे हैं, काइंडली बाकी बच्चे जस्ट सुन लें, हल्का सा रिवाइज कर लें और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो किस्म की चीज़ें, एक है मटेरियल आइटम और एक जो मटेरियल आइटम्स नहीं है। मटेरियल आइटम्स कौन कौन सी हैं वो हमें लिस्ट दी गई है। मटेरियल किसको बोलते हैं? मटेरियल वो होता है जिसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ऑफ द यूजर चेंज हो जाए। क्या हो जाए? डिसीजन ऑफ द यूजर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बदल सकता हो। ये भी रट्टा लगाना है। राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी का मतलब तो पता होगा क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है?
सेल करने के जो गुड्स हमारे पास पड़ी होती हैं सेल करने के लिए साल के एंड पर। ठीक है। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, अगर कोई चीज़ें नहीं बिक रही हैं, उनकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो उसकी वैल्यू को हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, कम कर देते हैं। उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं। राइट डाउन, कम करना। ठीक। राइट डाउन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिकवरेबल अमाउंट, ये रट्टा ही लगाना पड़ना है। क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। ये FAR 1 के लेवल की चीज़ है, जो कि यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है। रट्टा लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो खैर है। कौन सा लाजमी है, हमें ये वाला क्वेश्चन आ ही जाना है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फेल करने के लिए। ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटी, डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन जो रोक दिए गए हैं। लिटिगेशन, केसेस वगैरह हो गए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बेसिस पर। तो ये वाली आइटम्स हैं जो मटेरियल हैं, जो कि अगर ऊपर वाली लिस्ट के अंदर नहीं भी मौजूद है तो भी आपको क्या करना है, या फेस में बताना है या नोट्स में बताना है। चलो आगे चलें। कोई एक आधा MCQ रुक के कर लेते हैं। अंडर IS 1, where might an entity disclose the cost of restructuring of the activity as material item? कहाँ पर लिखे वो, या फेस के ऊपर अभी पड़ा है, या फिर कहाँ पे लिखना है, नोट्स में। बात समझ लग गई। तो ये आप इस तरीके से आपको अच्छे इतने आसान से MCQs आ जाएंगे। कौन सी एडजस्टमेंट, हाँ वो मटेरियल आइटम्स या फेस के ऊपर लिखने में लाजमी नहीं है कि आप उसकी बाइफर्केशन करें ही। मिनिमम फेस आइटम बताए हुए, कम से कम ये देने हैं। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिस्ट लिखकर एक्सपेंसेस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलें। आप अल्फाज एडमिन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, और अगर ना ही भी लिखते हैं तो वो वाले हेड्स वहीं पे आ जाएंगे, लिखे जाएंगे। तो ये कम से कम फेस के ऊपर जो आइटम्स हैं वो बताई गई हैं। रेवेन्यू, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स का एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस यानी कि नेट प्रॉफिट, ईच कंपोनेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब यहाँ पर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का हर कंपोनेंट लिखना है। अब मैं यहाँ पर इस वक्त बहस नहीं कर सकता कि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या कुछ आना है, वो फ़ायदा कोई नहीं है। जब फ़ायदा होगा उस वक्त बयान करूँगा इंशाल्लाह। R1 में ये वाली बातें आनी है, वहाँ पर बताएंगे भी। अभी खाम में इजाफी बोझ भी नहीं लेना, और आप लोगों ने तो जितना लेना चाहिए उतना भी नहीं लिया हुआ। मतलब ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, और 10 दिन बाद क्या है, पेपर है। ठीक है, ऐसे ही है ना, नहीं पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। कुछ बच्चों ने पढ़ी हैं। कभी ICAP की बुक देखी है? हाँ जी, बस देख लिया करो कुरान मजीद की तरह, है ना। जैसे हम कुरान मजीद को बस देख के रख देते हैं। ICAP की बुक से ही पढ़ते हैं, उसी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नहीं, मैं आपसे कह ही नहीं रहा बेटा, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने पेपर देना है। पढ़ी हुई है ना, ठीक हो गया। चलें, मेरा इसका मतलब है आइडिया गलत है। आप लोगों ने पढ़ी हुई है माशाल्लाह से। जी चलें, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट कैसे होगी? टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्लस अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम,
अदर कंप्रीहेंसिव इनकम माइनस प्रॉफिट और लॉस, चौथी ऑप्शन रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस। थोड़ी देर पहले दो चीज़ें बताई हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये उसके ऊपर एक एमसीक्यू बना हुआ है। ब्रेक टाइम हो गया और 3:51 होए ने मुंडिया। लें जी, बाकी का काम आपने करना है। चैप्टर 1 जो उसकी बिल्कुल बेसिक्स, डिटेल में चैप्टर 1 की थ्योरी नहीं, उसकी बिल्कुल बेसिक्स ये मैंने डिस्कस कर दी हैं। चैप्टर 1 की थ्योरी चंद दिन बाद इंशाल्लाह देखेंगे। चंद दिन से मुराद है कि जी 1-2 दिन बाद। अब छुट्टी साइलेंट प्लीज। दो फार्मूलाज आपने कल देख लिए थे, मार्कअप और मार्जिन के। मार्कअप वाले फार्मूलाज के कुछ अल्टरनेट नेम्स हैं, मार्कअप ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्लस मार्कअप। जहाँ कहीं पर भी ऑन कॉस्ट लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और मार्कअप ऑन सेल लिखा हुआ मिल जाए, मार्जिन ऑन सेल लिखा हुआ मिल जाए, प्रॉफिट ऑन सेल लिखा हुआ मिल जाए या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाए, तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? मार्जिन वाला, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बेटा। दो मज़ीद फार्मूलाज हैं आफ्टर इंक्रीज और आफ्टर डिक्रीज का। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपया इंक्रीमेंट से पहले, अब उसका लग गया 10% इंक्रीमेंट। ठीक है जी। इंक्रीमेंट के बाद क्या होगी जी उसकी सैलरी? 33,000। ठीक है जी। अब ये है 30,000 बिफोर, और इसको 1 + 0.1 करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 33,000। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब अगर आपको गिवन की हुई है 33,000 क्वेश्चन में और कहा गया है कि ये है 10% इंक्रीमेंट के बाद, अब आपको क्या चीज़ मालूम करनी होगी? पहले क्या थी? तो आप चुप करके फार्मूला लिखेंगे आफ्टर इंक्रीज वाला, और अब आपको क्या चाहिए? बिफोर इंक्रीज इनटू 1 + रेट। अब आफ्टर इंक्रीज 33,000 आएगा, बिफोर वाला आपने फाइंड करना है, 1 + 0.1 आ जाएगा। आप बिफोर वाली चीज़ के ऊपर ऐसे पहुंच जाएंगे 33,000 तकसीम 1 + 0.1 1.1, आप 30,000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कौन सी चीज़ हो गई? आफ्टर इंक्रीज। आफ्टर डिक्रीज में आपकी कहानी आ जाती है डिस्काउंट्स वगैरह की। तो अब आपने क्या करनी है? चीज़ों को डिक्रीज करना है। एक एग्जांपल है आपकी स्टडी टेक्स्ट की, एग्जांपल नंबर 13, उसकी एक अदद एडजस्टमेंट है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन बल्क, नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मून एंड कंपनी एंड शान ट्रेडर्स फॉर 4,75,000। 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सर जो सिंगल डिस्काउंट हो जिसकी एंट्री ना हो, मतलब अगर शॉपकीपर ने हमें दिया है डिस्काउंट तो उसी वक्त हम उसको पे करते हैं और बाकी नेट पेमेंट आपने करनी है। बिल्कुल सही बताया। जो आप निगोशिएशन के वक्त ही डिस्काउंट करवा लें तो उसको क्या बोल देंगे?
ट्रेड डिस्काउंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो ये तो जो सी वैल्यू दी हुई है इसी के ऊपर ही आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी 4.75 पर और 5.13 के ऊपर। मीन्स अब आपको इसके अंदर रिवर्स बैक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, चेक ऑफ नेट ऑफ 5% डिस्काउंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,94,750। चेक दिया गया है, इशू किया गया है कितने का? 1,94,750। पैसे देने कितने थे? 2,43,000। और 2,43 तो किसी और को देने थे बेटा, गौर से पढ़ने। आधे से ज़्यादा बच्चे फेल गौर से ना पढ़ने की वजह से होते हैं, केयरलेस होने की वजह से। और आप लोगों का यही हाल है। क्या हाल है? आप लोगों का यही हाल है, केयरलेस स्टडी। केयरफुल होनी चाहिए, केयरलेस नहीं होनी चाहिए। गौर से पढ़ना है, आराम से, तहम्मुल मिजाजी से, जल्दी नहीं मचानी पढ़ने में, शूटर काम नहीं होना चाहिए। सर ये अभी देना मूवमेंट को 475 किसको देना है? मूवमेंट को। किधर लिखा हुआ है मूवमेंट को? अभी 5% मून कैसे बन रहा है? हाँ? भाई जी ये वाला 16 अगस्त वाली बताएं क्या हो रहे हैं? सर आपने यही कहा ना कि ये हमने पेमेंट किसे की है 5% डिस्काउंट वाली। हाँ, आपने पेमेंट की है पक्का? रिसीव की है। हाँ, रिसीव की है। लेने कितने थे पैसे? 1,94,785 रिजूम स्टोर से लिया और 2,43,000 बैक किया है। मेरे अल्फाज, लेने कितने थे पैसे? लेने कितने थे सर? ऊपर वाली में कोई भी पड़ी, ऊपर वाली कोई भी नहीं पड़ी ना। कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ हाईलाइट जो की हुई है 16 अगस्त वाली एंट्री पूछ रहा हूँ। हमने केजी से लेने थे 2,36,000। 2,36,000 नहीं, ऊपर की ट्रांजैक्शन देखनी नहीं है बेटा। 16 अगस्त की सिर्फ ट्रांजैक्शन देख के सारी एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं देखना। पूरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एमसीक्यू बस इतना सही है। वैल्यू बताएं। यार इधर थोड़ा सा रोशनी कर देना, बच्चे ने ना कैलकुलेशन करनी है, उसे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इतनी सी रोशनी हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चा कैलकुलेशन कर लेगा फिर बंद कर दें। 2,05,000 और कोई बाकी हो में से कोई? क्यों जी? पेपर देने वाले बच्चे, बाकी के पास तो बहुत सारा टाइम है। पक्का नहीं, अंदाज़ा से बात नहीं करनी है, एक्चुअल क्या होना चाहिए जी। इधर से कैलकुलेशन 2,04,487। चलें, लेट्स चेक इट आउट। ये बताएं क्या ये डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है या डिस्काउंट से पहले वाली वैल्यू है? 1,94,750 डिस्काउंट के बाद में आपने जो एक्चुअल पे कर रहे हैं ये वो है। तो आप चुप करके एक छोटा सा काम कर लें, आफ्टर डेक्रीज। ये डेक्रीज होने के बाद है या इंक्रीज होने के बाद है? तो आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज इनटू 1 माइनस आर। डेक्रीज में माइनस करना है, इंक्रीज में प्लस करना है, बस इतनी सी कहानी है। जो सी चीज़ आपको समझ लगती है, या तो ये वाली वैल्यू दी होगी आफ्टर डेक्रीज या आपको वैल्यू दी होगी बिफोर डेक्रीज।
इस वक्त आफ्टर डिक्रीज दी हुई है 1,94,750 और रेट कितना डिक्रीज के बाद 5%। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी बिफोर डिक्रीज 1,94,750 तकसीम 0.95, क्या आंसर बना? सही वाला बताना है बस। 2,05,000 सर। चलें ठीक बताया था फिर, माशाल्लाह से। ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूलाज आपके ज़िंदगी में साथ देते रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, क्वांटिटेटिव मेथड, FAR1, FAR2, CMA, CFAB, सब जगहों पे ये वाले फार्मूलाज, ये 4 फार्मूलाज ये आपको काम देते रहेंगे। बाहर का मार्जिन का फार्मूला, आफ्टर इंक्रीज और आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला। लें जी, बातें मैंने दोनों कर दी हैं, थोड़ी सी बात बता दी है। पेमेंट ऑफ 225, नेट ऑफ 10% डिस्काउंट टू अल शम्स। अब हमने पेमेंट की है, नेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट करने के बाद, ये भी आफ्टर डिक्रीज हो गई। आफ्टर डिक्रीज हो गई मीन्स ये वाला फार्मूला लगना है। अल्टीमेटली हमने 1 - R से डिवाइड किया है, 225 तकसीम, फाइनल रिजल्ट ये बनेगा 2,25,000 तकसीम 1 - 0.1, 2,50,000 हो गया शायद। चेक करके बताएं। तो 50 हो गया। तो ये कुछ वैल्यूज़ है, ये मालूम करना सिखाया है। सिर्फ एंट्री की कहानी अभी नहीं डिस्कस हो रही। 2 लाख, इसलिए तो फार्मूला डिस्कस किया बेटा। आधे बच्चे कुछ करते हैं, आधे बच्चे कुछ करते हैं, और सोचने पे इतना टाइम लगा दोगे तो फिर पेपर मुकम्मल नहीं होना। अभी ITA का शायद हो जाएगा, FAR1 का पेपर जितना टाइम लगाएंगे उतना रह जाएगा। ठीक, विद यू वी रिटर्न गुड्स टू जमाल, परचेज रिटर्न डे बुक, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, कौन सी? विद ड्यू कैश, कैश आ गया। क्या आ गया? कैश आ गया मीन्स कैश बुक। क्लियर? विद ड्यू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, आप बताएं। जनरल, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, goods were returned to us by bought delivery vehicle on credit, नहीं जनरल क्या है? जनरल पक्का सर, ये सिर्फ ट्रेडिंग है जी बेटा, ठीक है। बॉट डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट, वो क्यों बॉट कर रहे हैं उधार पर? ठीक है जी, वेल डन। ठीक है जी, कहाँ पे लिखूं फिर? जनरल। वी पेड फॉलोइंग बाय चेक, कैश बुक। Bought another vehicle, paying by check immediately. Paid by check immediately, cash book.
रिसीव्ड अ लोन, कौन सा बेटा? एंट्री क्या होती है जी? क्या एंट्री क्या होगी? व्हीकल डेबिट, बैंक आ गया, किधर जाएगा? कैश बुक में जाएगा। क्या कर दूं? यार नजर चेकअप करवाओ थोड़ा सा। रिसीव्ड अ लोन, कैश डे बुक लफ्ज है या कैश बुक है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रोप्राइटर ब्रिंग अ फर्दर 9 लाख इन द बिजनेस बाय पेमेंट कैश बुक। आप तो माशाल्लाह से अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से। पोस्टिंग रूल्स क्या हैं जी? पोस्टिंग रूल्स, ये सेल्स डे बुक बनी बनाई आ गई। क्या आ गई? ये 885 कहां पर जाएगा? कहां पर लिखेंगे? टी काउंट, कौन से टी काउंट में? चलें, कितने किस्म के लेजर्स होते हैं? कौन कौन से? रिसीवेबल, पेएबल और जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर में क्या कुछ आता है? अदर देन पेएबल एंड रिसीवेबल। वेल डन, वेल डन। पेएबल और रिसीवेबल के दो अलग-अलग लेजर्स, आगे बाकी सब कुछ जनरल लेजर। ठीक है, तो 885 कौन सी जगह पर लिखा जाएगा? रिसीवेबल फ्रॉम तहसील मीन्स रिसीवेबल लेजर में जाएगा। 848 रिसीवेबल लेजर, 1640 3373 पक्का? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पर? कौन से अकाउंट में जाएगा? बड़ी आसान सी चीज़ है, आपने एंट्री सोचनी है। क्या सोचना है? सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर, डेबिट और सेल्स। तो इसका मतलब है जब आपने डेटर या रिसीवेबल लिखना है तो उसकी डेबिट साइड पर आप लिख रहे होंगे कौन सा बंदा है? तासीर। फिर दूसरा लिखेंगे 848, फिर तीसरा लिखेंगे। तीसरा बंदा कौन सा है? तौसीफ। 1640। ये आपका कौन से लेजर्स हो जाएंगे? रिसीवेबल के लेजर्स हो जाएंगे। 3373 कहाँ पे जाएगा? बिल्कुल सही कहा, ये डेबिट पूरा हो गया। अब इसके अगेंस्ट क्रेडिट करना है, पूरे महीने की ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करेंगे, टोटल लगाएंगे और सेल्स के अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 3373 और ये होगा आपका जनरल लेजर्स। ठीक है जी, एंड सो ऑन। जनरल एंट्री सोचते जाएंगे, उस हिसाब से एंट्री होती जाएगी। सेल्स रिटर्न डे बुक किधर जानी होती है जी? डेबिट में 6000 किस पे जाना है? किधर जाना है? रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एंट्री क्या होती है जी सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर। तो इसका मतलब है डेटर की कौन सी साइड पे? इंडिविजुअल एंट्री से जाएंगी, इंडिविजुअल एंट्रीज डेटर में चली जाएंगी और टोटल से किधर चला जाएगा? सेल्स रिटर्न। वेल डन। परचेज डे बुक एंट्री क्या होती है?
परचेज डेबिट और पेबल क्रेडिट या क्रेडिटर क्रेडिट। वेल डन। परचेज रिटर्न डे बुक की भी एंट्री आती है, कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, जनरल है। तो इसके पोस्टिंग रूल 1 मिनट के अंदर एंट्री के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 किस्म के लेजर आ गए। सेल्स डे बुक, इसकी ईच इनवॉइस कहाँ पे जानी है? रिसीवेबल की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एंट्री से सोचेंगे, सादी सी कहानी। क्या कहाँ से सोचेंगे? एंट्री से सोचेंगे। डेटर डेबिट होना है तो इसकी डेबिट साइड पर आ जाएगा इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट, और टोटल कहाँ पर जाएगा? जनरल लेजर में चला जाएगा। तो जो टोटल वाली चीज़ें हैं, जितनी भी टोटल वाली होंगी, जो टोटल वैल्यूज़ हैं, वो सिर्फ कहाँ पर जानी है? जनरल लेजर में जानी है। वो रिसीवेबल पेबल में जानी ही नहीं। चलें, ये तो आपको आता है माशाल्लाह से, बताने की ज़रूरत तो नहीं है मज़ीद। हाँ पढ़नी है बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़नी। अज़ान हो रही है ना? सोर्स डॉक्यूमेंट कैश बुक बनाने का कौन सा है इसमें से? ये लो, 2 और 3, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। और से देख लें। सारे ही होंगे जी। ये क्यों होगा ये बताएं। सेल्स इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट समझ लगती है। बैंक स्टेटमेंट से देख के आप कोई ना कोई एंट्री लिख देंगे, चेक से देख के कोई ना कोई एंट्री लिख देंगे, रिसीट से देख के कोई ना कोई एंट्री कैश बुक की लिख लेंगे। वाई सेल्स इनवॉइस? हाँ तो इसे यही तो मैं कह रहा हूँ, रिसीवेबल होगा तो कैश बुक में क्या कर रहा होगा? तो बात ही कहानी है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर कैश बुक, क्या कैशेज होती है? बोले तो कैशेज किसके अगेंस्ट होगी? इनवॉइस के जरिए ही होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेल्स इनवॉइस भी यूज़ हो सकती है कैश बुक बनाने के लिए। सोर्स डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर जर्नल एंट्री की जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए सेल्स डे बुक के लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं इस एक छोटी सी टेबल के ऊपर। सोर्स डॉक्यूमेंट सेल्स के लिए क्या है? सेल्स इनवॉइस। सेल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए क्रेडिट नोट्स। व्हाट इज क्रेडिट नोट and what is the meaning of the credit note and why we used to say it credit note? जी थोड़ा ऊंची। बाद में रिटर्न की जाती हैं। हाँ ऑब्वियसली पहले सेल हुई होगी तो फिर ही वो वापस करेगा ना। क्रेडिट नोट अगर हमने उसको इशू कर दिया अपना क्रेडिट
सर जब हमने किसी को जो हमने परचेजेस की होती है हमने किसी को रिटर्न करनी होती है ना तो हम तो कहते हैं कि हमने रिटर्न करनी है अगर नेक्स्ट पर्सन वो रिटर्न करता है इस बात में एग्री करता है तो वो हमें क्रेडिट क्रेडिट नोट इशू करता है, बिल्कुल सही कहा। इसे क्रेडिट नोट बोलते क्यों हैं? हाँ, ये वाली बात, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब आप सेल करते हैं, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट करते हैं, तो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। अब जब आपने रिटर्न किया है तो एंट्री पास की सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। हमने क्या किया यहाँ पे, डेटर को क्या किया, हमने डेटर को क्रेडिट किया है, लिहाजा हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। अब बात समझ लग गई थी कि ये क्रेडिट नोट, इसको क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट किया है। चलें, परचेज डे बुक कहाँ से लिखी जाएंगी, देख के पढ़ के बता दो। जैसे हमने अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस की है, ठीक है ना, इस तरह हम किसी के कस्टमर होंगे वो हमें सेल इनवॉइस देगा, वो हमारे लिए परचेज इनवॉइस होगा। बिल्कुल सही है। अगर ये लिखा होता सेल्स इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, लिखना जनरली सेल्स इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर चाहिए था, या फिर लिखा जाता परचेज इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम, जनरली ये लिखा जाना चाहिए था, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। परचेज रिटर्न डे बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। ये किस बेसिस पर लिखी जाएगी, परचेज रिटर्न डे बुक। परचेजेस किस बेसिस पे लिखी जाती है, परचेजेस किस बेसिस पे लिखी जाती है, सेलर की इनवॉइस की बेसिस पर। किसकी बेसिस पर, सेलर की इनवॉइस बेसिस। तो बेस हमेशा सेलर कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, बेस हमेशा सेलर कर रहा होगा। हम बाय कर रहे हैं लेकिन रिसीव क्या करते हैं, सेलर की इनवॉइस। इसी तरह से जब हमने परचेज रिटर्न की है, चीज़ें वापस भेजी हैं, तो कहीं पर रूल ऐसा भी तो होता है ना कि चीज़ें वापस नहीं होती। ठीक, हमने ऑर्डर दिया था कि हमें सोनी का कैमरा चाहिए, ठीक, आया भी सोनी का, स्पेक्स भी सेम थे। जब हमने देखा उसे हमें याद आ गया, चाहे अभी ओपन भी नहीं किया, हमें याद आ गया हमने तो सोनी तो लेना ही नहीं था, पैनासोनिक लेना था। हम सप्लायर के पास गए, यहाँ पे रख दिया, जज़ाकल्लाह। अब चलो अल्लाह खैर रखे, डिग जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। अब हम जाएंगे अपने सप्लायर के पास और उसको कहेंगे काइंडली ये रिटर्न कर लें। ये अब उसकी मेहरबानी होगी कि वो रिटर्न कर लेता तो ठीक, नहीं करता तो भी ठीक। चीज़ें हमने वापस भिजवा दी हैं, लेकिन बेस कौन सा कर रहा है, सप्लायर बेस कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है देन वी कैन मेक द एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न। नहीं वापस करते तो क्या एंट्री, तो मैं हमारे पास चीज़ वापस आ जाएगी और एंट्री भी कुछ भी नहीं करेंगे। फिर OLX पर बेचो, यही हो सकता है ना, जो जैसे आपकी मर्जी है। डब्बा बंद। लें जी, तो यहां पर बेस कर रहा है क्रेडिट नोट रिसीव्ड जेन्युइनली,
लेकिन यहाँ पर हम अपने पास बनाते हैं डेबिट नोट। हमने जब एंट्री पास की, हमने जब चीज़ें ख़रीदी तो एंट्री पास की परचेजेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ये किस बेस पर की? सेल इनवॉइस ऑफ सेलर। और अब हमने रिटर्न किया तो एंट्री है क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर क्रेडिटर को डेबिट किया है, इस वजह से हम बना रहे हैं डेबिट नोट। हम बना रहे हैं, लेकिन ये वाली एंट्री करने का सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है? डेबिट नोट नहीं है। कौन सा है? क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। या फिर डेबिट नोट इशूड हो सकता है, लेकिन जनरली बेस क्या करेगा? क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर या क्रेडिट नोट रिसीव्ड। कैश बुक के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चेक, काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल क्या होता है जी? बस जो मैं चीज़ बोलता हूँ वो मैंने आपने पूछनी थी। काउंटर फॉइल, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट उसका तो आइडिया होगा। जी आपने पेपर देना है। काउंटर फॉइल नहीं? जो बैंक स्टेटमेंट बनाता है आपके पास, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक की रिकॉर्ड। ठीक हो गया। काउंटर फॉइल वेल डन। बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट बनाता है। बैंक वाला जो भी खाते लिखता है, हमारे जो लेजर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। हमारा अकाउंट जो बैंक का अकाउंट है, एक अकाउंट वो भी तो मेंटेन कर रहा होगा ना, तो बैंक वाला जो मेंटेन कर रहा होगा वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। काउंटर फॉइल, एक छोटा सा काम करना है आपने। घर जाना है, अब्बा जी को कहना है ज़रा चेकबुक तो दे दें। बैग में है? नहीं, अब्बा जी को सारे घर जाके ज़रा थोड़ा सा तो पता चलेगा ना घर आए हैं। और अब्बा जी को कहिएगा कि ये एक चेक के ऊपर साइन भी कर दें। ठीक है, चलें 100 रुपये का कर दें, और 100 रुपये का कर दें, और लिख भी लें कि उन्होंने आपको चेक दिया है। ये चेकबुक होती है, यहाँ पर से इतना हिस्सा काट कर चेक दे दिया जाता है। ये वाला हिस्सा मिल जाएगा आपको। अब आपके अब्बा जी लिखेंगे यहाँ पर मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसका नाम XYZ, और यहाँ पर लिख लेंगे मैंने 100 रुपये का चेक दिया इसको, और यहाँ पर लिख लेंगे 9 सितंबर 24। एक दिन रह गया बस। एक दिन रह गया, एक दिन गुजर गया। एक दिन रह गया 9/11 में। तो ये जो बेचारा हिस्सा जो आपके अपने पास मौजूद होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। ठीक है, मुझे उर्दू का नहीं पता बेटा, मैंने उर्दू में अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जाके किसी आईकॉम वाले बच्चे से ज़रूर पूछ सकते हैं, उसको शायद उर्दू में पता होगा। उर्दू में बड़ी मुश्किल है अकाउंटिंग। अच्छा जी, जनरल के लिए इनवॉइस, बिल्स, अदर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये बेचारे ये जो इतनी सी चीज़ है ना, एग्जामिनर इसमें से पता नहीं कितने सवाल बना सकता है।
सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्स डे बुक, 4 ऑप्शन। सेल्स इनवॉइस इज द मेन सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गई चीज़? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली है या ये वाली है? ठीक है, कम अज़ कम उन अल्फाज का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो लिखे हुए हैं। चलें छुट्टी करें फिर लड़के।